आज है जी 31 दिसंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज साल का आखिरी दिन है, 2021 साल का जो आखिरी दिन है आज ही है। और शुरू करते हैं इस आखिरी दिन का डिस्कशन। तो आपको मैं बता देता हूँ, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट था जो, उसको बनाया गया था। क्योंकि आजकल पता है क्या, वही गवर्नमेंट चलेगी जो खरीदारों यानी देश की जनता, उपभोक्ताओं का ख्याल रखेगी। उस सब के लिए कोई एक्ट होना चाहिए ताकि एक रूपरेखा बनाई जा सके और उसको कार्य रूप दिया जा सके। इसके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बनाया गया था। एक तो यही इंपॉर्टेंट है कब आया था। दूसरा, उसमें चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया है कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 अभी गवर्नमेंट लेके आई है, डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, ये जस्ट अभी 2 दिन पहले लेके आई है गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि अब आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, अभी तक कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब लीगल रूप से, वैधानिक रूप से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अभी उनकी वैधानिक रूप से जिम्मेदारी हो और हमारे देश के नागरिकों या उपभोक्ताओं के साथ धोखा ना हो, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग रूल गवर्नमेंट लेके आई है 2021 का, अपडेट करने के लिए, खुद को टाइम के साथ लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट सेलिंग रूल कब आया 2021 में, किससे रिलेटेड है, उपभोक्ताओं से रिलेटेड है, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है ये देखो। और जो इसमें काम करते हैं ना दोस्तों, आप देखते होंगे जोमेटो वगैरह में या फिर फ्लिपकार्ट पे, अमेजन में, जो वर्कर हमें डिलीवरी दे के जाते हैं, तो उनको बोला जाता है गैग वर्कर। ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि गैग वर्कर कौन सा है। देखो, 2 तरह के पहले वर्कर होते थे, एक तो ब्लू इकोनॉमी, एक बोलते हैं वाइट कॉलर इकोनॉमी। ब्लू कॉलर होते हैं जो कि मतलब दिहाड़ीदार मजदूर हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो वाइट कॉलर का मतलब है ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट के, प्राइवेट फर्म को के, जिनकी सब कुछ बंधी हुई चीज़ें। अब एक नई चीज़ आ गई है, गैग वर्कर या गैग इकोनॉमी। ना ये ब्लू कॉलर में ना ये वाइट कॉलर में इनकी बंधी हुई है तनख्वाह, लेकिन ये इनको हटा भी दिया जाता है कभी भी, और वो भी ऐसे ही हटा दिया जाता है जैसे इनका कोई हक ही नहीं है। जब तक काम चल रहा है सो चल रहा है, नहीं चल रहा सो चल रहा। लेकिन सैलरी फिक्स है। इनकी एक अलग इकोनॉमी है जिसको गैग इकोनॉमी कहा जाता है। इस गैग इकोनॉमी का संबंध आप ऑनलाइन शॉपिंग से मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। अब क्या है कि रशिया है ना, वो जर्मनी तक एक गैस और तेल पाइपलाइन बना रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि एक तो रशिया को बैलेंस करना चाहता है यूएस से, एक ये भारत को का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हथियारों में और बाकी सामान में भी। हथियार जो रसद है ना, हमारी रसद कौन सी, जो कि सैन्य सामग्री है या हमारे जो वेपन्स हैं सेना से जुड़े, वो हम सबसे ज़्यादा रसिया से ही लेते हैं। इस साथ में ये यूएसए का परमानेंट दुश्मन है शीत युद्ध के बाद। तो रसिया है ना, जर्मनी तक एक क्या है कि वो तेल गैस पाइपलाइन बना रहा है, ठीक है। इस गैस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2, यानी कि इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी आ गई है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो आई थी वो 2015 में आई थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी 2021 में आई है। नॉर्ड का मतलब है नॉर्डिक देशों से, जो ये नॉर्थ यूरोप के देश, इनको नॉर्ड कंट्री बोला जाता है दोस्तों। इसके नाम पर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 रखा गया है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है किन किन देशों के बीच बनेगी, रशिया और जर्मनी। और ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ की ये जो मतलब नॉर्ड स्ट्रीम जो योजना है कहाँ की है। ये तेल और गैस पाइपलाइन की यूरोप की योजना है दोस्तों। ये सेंट्रल यूरोप को कनेक्ट करेगी रूस से, सेंट्रल यूरोप को रूस से कनेक्ट करेगी। इसके साथ ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि नाटो इसका विरोध कर रहा है। नाटो क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि नाटो यूक्रेन है जो एक देश है, यूरोपियन कंट्रीज का देश है यूक्रेन। पहले ये रशिया का हिस्सा था, लेकिन 1991 में जब रशिया ना टूट गया था, उससे 15 देश निकले थे, उनमें से एक यूक्रेन भी था। लेकिन यूक्रेन की जो इकोनॉमी है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, गेहूं के बेस पे उसको गेहूं की कटोरी कहा जाता है पूरे विश्व की, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे किस्म का बढ़िया गेहूं होता है। और रशिया जो मुख्यतः अपना गेहूं, अनाज वगैरह खरीदता है, यूक्रेन से ही खरीदता है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, 2015 में यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया पे रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तभी जो ये यूएसए, यूके, ये कंट्री घबरा गए कि
ये तो जो रूस है ये तो पूरी तरह से साम्राज्यवाद पे चल पड़ा है। तो इसने क्या किया, जो G7 कंट्री है ना, G8 कंट्री थी, G8 कंट्री विकसित देशों का एक समूह है जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व को जोड़ती है। तो ये जो G8 कंट्री में से रूस को निकाल दिया, G8 कंट्री में से रूस को निकाल दिया, और रूस को निकालने के बाद जो ये G7 रह गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि G7 बनने से पहले G8 में कौन सा देश था, वो रूस था। एक तो ये मुद्दा बन गया। दूसरा ये है नॉर्ड स्ट्रीम का क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन है वहाँ पे, और ये जो पाइपलाइन है ये यूक्रेन से होकर जा रही है। और नाटो है, एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए का दबदबा है, और इससे फ़ायदा होने वाले देश इसमें सबसे ज़्यादा हैं। और ये नाटो सदस्यों में इतनी ज़्यादा यूनिटी है जिसका कोई अंत नहीं। और ये जो नाटो के सदस्य हैं ये यूक्रेन में से ये पाइपलाइन जाने के कारण अभी और भी घबरा गए हैं कि पहले तो क्रीमिया को हड़प लिया, अब ये पूरे यूक्रेन को हड़पना चाहता है और यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं। और इसी करके ये पूरी जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये पूरी तरह से चर्चा में आ गई है। तो ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ रूस से जुड़े हुए फैक्ट। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, और इसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी रूस की मुद्रा है जो रूबल है। इसके साथ ही मैं ये बता दूं, यूक्रेन में जाने के साथ साथ ये जो पाइपलाइन है बाल्टिक सागर एक सागर है जो कि यूरोप में है। बहुत ही ज़्यादा व्यापार करता है रूस इसी रास्ते से, क्योंकि यही उसको जर्मनी से या फिर यूके से, स्विट्ज़रलैंड से, फ्रांस से, सब जगह से बाल्टिक सागर ही जोड़ता है रूस को। तो मैं आपको बताता हूँ, यही बाल्टिक सागर से होकर ये पाइपलाइन जा रही है। इसी बाल्टिक सागर के नाम पर बाल्टिक देश बोला जाता है। इतनी बार पूछा गया है कि बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। और ये भी चर्चा में है, क्यों है, क्योंकि जो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है ये बाल्टिक सागर से होकर जा रही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इन 3 देशों के साथ एक देश और लिख देंगे और ये कह देंगे कि ऐसा कौन सा देश है जो बाल्टिक देशों में नहीं है। तो ये 3 होंगे और जो नहीं होगा वो ऑप्शन में होगा, ठीक कर लेना। आगे से अब चलते हैं जी अगले मुद्दे पर। हरिद्वार में जो हेट स्पीच है, इस पर हरिद्वार में क्या हुआ है कि पिछले दिनों एक बाबा जी ने स्पीच दे दी जो कि हेट स्पीच बोली जा रही है। अब ये हेट स्पीच इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई है कि पूरे देश के कांग्रेस, बीजेपी, कट्टर धार्मिक नेताओं और लिबरल नेताओं पर इस पर ट्वीट करने, इसके ऊपर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। तो अभी ओवैसी जो नेता है, मुस्लिमों का एक कट्टर नेता, बहुत ही धार्मिक कट्टर नेता है, इसने कहा है कि जो ये हरिद्वार की बाबाओं की दुकान है जो हेट स्पीच देते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि भाई तू तो खुद ही इतने गंदे स्पीच देता है, मतलब तू हमें क्या बोलेगा, छाछ तो बोले छाल नहीं भी बोले, वो वाली बात हो गई। इससे रिलेटेड ये थोड़ा बहुत आ सकता है कि हरिद्वार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा हेट स्पीच दी गई, तो वो हरिद्वार में दी गई और किस। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा और बता देता हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। पहले हम उस पर चलते हैं। जो ये है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। हमारे देश में जो हमारा संविधान बनाया गया है उसमें पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट में हमें एक राइट दिया गया है कि हाँ, हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम खुल के बोल सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो आप स्टेज के थ्रू कर सकते हैं, अखबारों के थ्रू कर सकते हैं, आप पोइट्री लिख के कर सकते हैं, आप किसी मंत्रिमंडल के थ्रू कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, आप फिर टीवी, रेडियो, फ़ोन। अगर आप बोलना भी नहीं जानते और आप गूंगे भी हैं तो आप चुप रहने का भी एक आपका राइट है। ये भी बहुत बार पूछा गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आर्टिकल 19A का पार्ट ए है, उसमें है दोस्तों। इसमें क्या है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मीडिया की बोलने की ताकत है वो कहाँ से आती है, वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आती है। मीडिया जो भी बकती रहती है नई नई बातें, तो वो सब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19A का ए में आता है, 1 के ए में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये चर्चा में आ गया। चर्चा में क्यों आ गया कि जो गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट दिए हैं, ये हमारे देश के संविधान ने दिए हैं। हमारे देश के संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिए हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 19 क्या एक के ए पार्ट में है कि आप खुल के कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जो आजकल ये गंदगी बोली जा रही है, कभी मुस्लिम कभी हिंदू नेताओं के द्वारा, ये हमारे देश के जो सौहार्दपूर्ण भाईचारा उसको बिगाड़ेगी। इसके साथ ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि जब हमारे संविधान में इसके साथ साथ ये भी एक प्रावधान है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो किस देश पे, कि हमारा भाईचारा बना रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे, और जो हमारा देश है उसमें प्यार प्रेम बना रहे और देश की हवा ख़राब ना हो, इसलिए उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर ऐसा है तो इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इस करके ये बहुत चर्चा में है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही मैं इससे जुड़ा हुआ आपका एक कॉन्सेप्ट फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ। जब कोई भी कानून के रूप में कोई भी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके लिए कमीशन बनाया जाता है। वो जो कमीशन बनाया जाता है वो रिपोर्ट देता है कि इन सालों में कानून की क्या स्थिति दशा रही और क्या क्या बदलाव किए, कहाँ तक वो सफल रहे, कहाँ तक असफल रहे, उन्हें और सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी जो हमारा लेटेस्ट कमीशन चल रहा है वो 22वां लॉ कमीशन चल रहा है। याद रखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। साथ में ही मैं ये बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ कमीशन ये तो स्टेट एग्ज़ाम, यूपीएससी, एसएससी, एचसीएस, आरएस, एचएस सबका इतना फेवरेट एग्ज़ाम आप क्वेश्चन आप पूछो मत। जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था ना, वो 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। यानी कि पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष जो बने थे वो मैकाले थे और वो 1833 में बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो ओमिक्रॉन एक वायरस है, ये वायरस कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका से आया है। इसके साथ ही डेल्टा और कप्पा दो वेरिएंट थे, ये दोनों इंडिया के वेरिएंट थे। यानी कि इंडिया में ही ये वेरिएंट पॉपुलर हुए थे, या इंडिया के जो आबो हवा थी इंडिया देश में ही इनको बनाया गया था, या इंडिया में ही ये वेरिएंट मिले थे। जिसमें देश में जो वेरिएंट मिलता है और वहाँ से फैलता है वो उसी देश के नाम पर फेमस हो जाता है। ऐसा ही कुछ था डेल्टा और कप्पा का। लेकिन अब ये दोनों चर्चा में क्यों है, ओमिक्रॉन और डेल्टा। ये अब तक भी जितने कोरोना वेरिएंट आए हैं ना, सबसे खतरनाक ये भारत वाला डेल्टा था, ये इसने बहुत जाने ली हैं। और जो ये ओमिक्रॉन था ना, ये एक नॉर्मल वायरस था, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था कोरोना वाला। लेकिन अभी 2-4 मामले क्या हुआ है कि केरल में अभी सामने आए हैं। ओमिक्रॉन और डेल्टा ने भाईचारा बना लिया, दोनों का नया वेरिएंट आया है डेल ओमिक्रॉन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल ओमिक्रॉन यानी इंडिया और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट ने भाईचारा बना के नया वायरस आ गया डेल ओमिक्रॉन। और ये इतना खतरनाक है, इन दोनों को मिला के इसका डबल खतरनाक है ये। तो समझने वाले हो अभी क्या होगा, बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है कोरोना की, आप ये कह सकते हो। इसके साथ ही ये दोनों का मिक्स वेरिएंट है, डेल्टा इंडिया से आया, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और ओमिक्रॉन का जो दूसरा नाम है ना, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B11529 है, तो ये याद रखना। इससे जुड़ा साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ कि जो और भी वर्ल्ड के फेमस वेरिएंट है जो बड़े ही फेमस हुए, उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप याद रखना। अल्फा आया था यूके में, यूके यानी कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। अल्फ़ा यूके का वेरिएंट है, बीटा है साउथ अफ्रीका का, और गामा जो है ब्राज़ील का है। अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज होती हैं, आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये वेरिएंट भी आए हैं, याद रखना। जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं, अल्फ़ा यूके का है, बीटा आया है साउथ अफ्रीका का, और गामा आया है ब्राज़ील का, और ओमिक्रॉन दूसरा आ गया है, ये भी साउथ अफ्रीका का है, ये लेटेस्ट है। और भारत के हैं डेल्टा और कप्पा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो एशिया है, जो वेस्टर्न एशिया है उससे रिलेटेड है। फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने यात्रा की है इजराइल की। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, फ़िलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, और इसके प्रेसिडेंट ने यात्रा की, वो भी इजराइल की। भारत पाकिस्तान वाला सीन है, तो ये थोड़ा चर्चा में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़ा हुआ भारत का एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दूतावास है जो तल अबीव में है।
इजराइल में। ये जो दूतावास है ना, ये खासकर इजराइल वाला, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन पे पूरी दुनिया की नज़र है। और भारत का कहाँ पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो तल अवीव है, भारतीय दूतावास है इजराइल में। और यूएसए ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के जो मोस्टली दूतावास हैं वो तल अवीव में है, लेकिन यूएसए ने अपना जो दूतावास है इजराइल में वो जेरूसलम में शिफ्ट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। थोड़े महीने पहले इसने किया था, लेकिन अभी भी करंट का ही मुद्दा है। तो जेरूसलम में यूएसए ने अपना दूतावास चेंज कर लिया था। जेरूसलम में ये कर नहीं सकता, इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है फिलिस्तीन को। क्यों? क्योंकि जेरूसलम को एक ये विवादित जगह मानते हैं, पूरा वर्ल्ड इसको विवादित मानता है। और ये पूरे वर्ल्ड के खासकर 3 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जेरूसलम में ही ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ है, और ये इससे ईसा मसीह से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि क्रिश्चियन से भी जुड़ा हुआ है। और यही विवादित जगह एक यहूदी कम्युनिटी है, जो कि इजराइल की कम्युनिटी है, इजराइल देश में वही रहती है यहूदी, उससे भी जुड़ा हुआ है। और तीनों इसको अपने धर्म के लिए पवित्र मानते हैं। और यहीं ये बहुत ही विवादित जगह है, शुरू से ही इसी पे पूरी लड़ाई चल रही है। और इसी जेरूसलम में यूएसए ने अपना एम्बेसी खोली थी अभी। तो इस करके इससे फिलिस्तीन और खासकर मुस्लिम कंट्री नाराज़ थी। तो ये काफ़ी चर्चा में है। ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, भारतीय दूतावास यूएसए का कहाँ पर एम्बेसी चेंज किया है अकेले ने उसने, और साथ में इजराइल की यात्रा फिलिस्तीन कंट्री के प्रेसिडेंट ने की है। इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा बता देता हूँ मैं। अब यूएसए क्या है ना, वो कभी अपनी ज़मीन पर नहीं लड़ता है, वो दूसरे की ज़मीन पर खेलता है। और उसके लिए है ना, पहला वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है। देखा उसने आहिस्ता आहिस्ता कर लिया, जेरूसलम में अपना दूतावास खोल लिया, क्वाड 2 बना लिया। क्वाड 2 भी फिलिस्तीन को प्रेशर देने के लिए बनाया गया है, ताकि फिलिस्तीन का जो राष्ट्रपति है वो यूएसए के, इजराइल देश है जो उसका मित्र देश है यूएसए का, उसके सामने घुटने टेक दे और उसकी शर्तें मान ले। इसी के लिए इसने क्वाड 2 बनाया था। क्वाड 2 जो बनाया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 4 देश हैं। क्वाड का मतलब ही होता है कि चारों का समूह, 4 चीज़ों का समूह, 4 देशों का, 4 मित्रों का समूह। तो ये क्वाड 2 दोबारा से चर्चा में आ गया। इसमें कौन कौन से देश हैं? इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई। और इजराइल और यूएई भी कभी भी, यूएई कभी कभी उलझ जाता हूँ, सॉरी, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ये कभी भी एक साथ नहीं आए थे। ये भी फर्स्ट टाइम एक दूसरे के एंटी देश एक दूसरे के साथ में आए हैं, और वो भी क्वाड 2 के थ्रू ही आए हैं। ये ग्रुप भी चर्चा में है, तो थोड़ा याद रखना। इसके 4 मेंबर हैं, इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई। और ये सब फिलिस्तीन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इजराइल की शर्तों को मान लो। और इसीलिए इन दोनों देशों की अभी मीटिंग भी हुई है इन्हीं के प्रेशर में, ताकि उस एरिया में शांति बन सके। वेस्टर्न एशिया का देश है जो। अभी चलते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ, हमारी कंट्री से जुड़ी हुई है, ये पूरी चर्चा में आ गई। इसका रीज़न ये है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस न्यूज़ पे ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। क्या हुआ है अभी कि हमारे देश की है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कोई भी धार्मिक संस्था को रिन्यू करना है, इनको रिन्यू किया जाता है, इनका लाइसेंस, कि ये यहाँ पे काम कर सकती हैं या नहीं। जो इनको रिन्यू करने का धार्मिक संस्थाओं का ठेका है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके पास अभी। और इन्हीं गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट ने क्या किया है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी को बैन कर दिया गया है कि इसको रिन्यू नहीं करेंगे, इसको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कलकत्ता में काम करती है मिशनरी ऑफ चैरिटी, और ये मदर टेरेसा की संस्था है। मदर टेरेसा ने इसे बनाया था, और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ, कहाँ हुआ? अल्बानिया में हुआ। और इन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और इन्होंने कलकत्ता में काम शुरू किया और मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की, आम लोगों को ईसाई धर्म की तरफ मोड़ने के लिए, और साथ में आम लोगों का भला करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए, साथ में ही आम लोगों को खाना, भोजन, पानी और कपड़े देने के लिए। और इनके कामों से खुश होकर नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिला 1979 में, 1979, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मदर टेरेसा को मिला, जो कि भारतीय नागरिकता जिन्होंने ग्रहण कर ली थी, अल्बानिया मूल की थी, और 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला। ये विश्व के मानचित्र पर छा गई थी, आप ये कह सकते हो। और नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपको बता देता हूँ। जो नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं ना, वो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इकोनॉमी में, इस तरह से दिए जाते हैं। वो सभी के सभी है ना स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सिर्फ एक नोबेल पीस प्राइज है जो स्वीडन देश नहीं देता, उसको नॉर्वे देता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। वर्ल्ड लेवल के सबसे बड़े प्राइज हैं ये जो नोबेल प्राइज हैं, और ये सभी नोबेल प्राइज स्वीडन देता है, लेकिन एक पीस नोबेल प्राइज है जो वो नॉर्वे देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट भी मैं क्लियर करवा दूँ। इसी करके ये अभी चर्चा में है। मिशनरी ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा नोबेल प्राइज विनर थी, उनकी संस्था को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा रिन्यू नहीं किया गया, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही भी इसकी चर्चा हो रही है कि भारत में सभी धर्मों को सद्भाव से नहीं देखा जा रहा इस गवर्नमेंट में। अब आप भी अपनी राय इस पर देना, सबके अलग अलग सोच है। ये न्यूज़ में है, मैंने इसलिए बताया कि ये क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।